Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और अब रूस यूक्रेन की युद्ध वाली सत्ता की बात करते हैं, जिसमें 3 वर्ष 3 महीने और 9 दिन के बाद कल कमजोर यूक्रेन ने शक्तिशाली रूस पर ऐसा ताकतवर हमला किया जिसकी कल्पना ना तो रूस ने की थी और ना ही दुनिया के किसी और देश ने की होगी। जिस यूक्रेन को दुनिया भर की ताकतें रूस के सामने समर्पण करने की सलाह दे रही थी, उसने महज कुछ घंटों में रूस के 5 एयरबेस और 40 बॉम्बर तबाह कर दिए और इस तबाही को नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए बम, बारूद और धमाकों की आवाज से अलग सीक्रेट इंफॉर्मेशन वाली एक कुंजी तैयार की, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कमजोर यूक्रेन ने ताकतवर रूस को कैसे सकते में डाल दिया। लेकिन सबसे पहले समझिए कि इस हमले में क्या क्या हुआ। अब आप कुछ वीडियोस देखिए। ये वीडियोस आपको रूस पर यूक्रेन के हमले की वास्तविक स्थिति बताएंगे। कल दिन में अचानक रूस ने अलग अलग जगह पर खड़े ट्रकों से कुछ ड्रोन निकले और आसमान में उड़ने लगे। कुछ देर हवा में रहने के बाद ये ड्रोन रूस के एयरबेस और बॉम्बर के करीब पहुंचे और टारगेट लॉक करके हट गए। ड्रोन वॉर में अब तक ये देखा जा रहा था कि दुश्मन देश अपनी सीमा से ड्रोन अटैक करता था, लेकिन यूक्रेन ने रूस के अंदर से रूस पर ड्रोन अटैक किए, जिसमें 5 एयरबेस और 40 से अधिक बम वर्षक विमानों को तबाह करने का दावा किया गया। इसे रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है। इन हमलों में रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ है। रूस ने अपने 5 प्रांतों में यूक्रेनी हमलों की पुष्टि की है और इसे आतंकी हरकत बताया है। अब सवाल यह है कि कमजोर यूक्रेन के लिए रूस की वायुसेना पर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का हमला कर पाना कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के कारण। इस मिशन की निगरानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद कर रहे थे, जबकि SBU यानी सिक्योरिटी सर्विस यूनिट के चीफ यासिल मलियुक इसमें खुद सक्रिय रूप से शामिल थे। दावा यह है कि यूक्रेन में 18 महीने पहले रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का प्लान बनाया। इस प्लान में तय किया गया कि छोटे छोटे ड्रोन के जरिए रूस के एयरबेस पर हमला किया जाए। हमले के लिए सबसे पहले FPV ड्रोन यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन और कामिकाज़ी ड्रोन का सिलेक्शन किया गया। इन छोटे छोटे ड्रोन को लकड़ी के मोबाइल केबिन में ऐसे फिट किया गया कि किसी को पता ना चले। इसके बाद इन ड्रोन को स्मगलिंग के जरिए रूस पहुंचाया गया। स्मगलिंग के लिए मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट का इस्तेमाल हुआ। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे, जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। इसके बाद इन ट्रकों को अलग अलग 4 एयरबेस के पास खड़ा किया गया। इन एयरबेस के पास से इन ड्रोन को रिमोटली लॉन्च किया गया। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गईं और कामिकाज़ी ड्रोन सीधे रूसी बम वर्षक विमानों के ऊपर गिरे और धमाका करने लगे। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक पूरी दुनिया में आज तक ऐसा खुफिया ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं है। रूस समेत दुनिया के बड़े देश शॉक में हैं, जबकि यूक्रेन प्रसन्न है और इसे वो अपनी बड़ी जीत बता रहा है। एक बार सुनिए इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन ने जिन बम वर्षकों पर हमला किया है वो लंबी दूरी के हमले करने में सक्षम थे। रूस के पास ये सिर्फ 120 बॉम्बर्स हैं, जिनमें से यूक्रेन ने एक ही झटके में 40 बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। मिसाइल अटैक की क्षमता वाले जिन रणनीतिक बॉम्बर्स को तबाह किया गया है उनके नाम हैं TU-95, TU-22, TU-160। एक वायरल वीडियो में ड्रोन को TU-95 फाइटर जेट को तबाह करते हुए दिखाया गया है। करीब 40,000 रुपए की कीमत वाला FPV ड्रोन विमान के पास रुकता है और उसके टैंक को निशाना बनाता है। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक रूस के पास 2025 में लगभग 40 TU-95 फाइटर जेट्स हैं। इनमें 4 इंजन हैं और ये बहुत ज़्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है इसे आप ऐसे समझिए कि TU-95 4 इंजन वाला बम वर्षक होने के साथ साथ मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म भी है। इसे परमाणु हथियार ले जाने के लिए बनाया गया है। लंबी दूरी के मिशन के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ये एक बार में अमेरिका तक उड़ान भरने में सक्षम है, यानी अमेरिका भी पहुंच से दूर नहीं है। इसी तरह से TU-22 भी हाई स्पीड मिसाइल ले जाने में सक्षम है। 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इसकी। सिर्फ अमेरिका और फ्रांस के पास इसे रोकने की क्षमता है। पैट्रियट और SAM-T ही इसे रोक सकते हैं।
जबकि Tu-160 सबसे आधुनिक रणनीतिक बम वर्षक है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल जेट है, 15 क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है और 1987 से रूस की एयरफोर्स में शामिल है। सवाल लेकिन ये भी उठ रहे हैं कि रूस इन ड्रोन हमलों को नाकाम क्यों नहीं कर पाया। दरअसल रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फॉरवर्ड लाइन पर तैनात किया है, जो यूक्रेनी मिसाइल और डायरेक्ट ड्रोन अटैक पर नाकाम करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन कल के हमले में यूक्रेन ने रूस के अंदर से रूस पर हमला किया। जिन जगहों पर हमला हुआ, रूस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन जगहों पर यूक्रेन हमला कर सकता है, इसलिए उन जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं था। इसे आप ऐसे समझिए कि यूक्रेन ने रूस में 4,300 किलोमीटर अंदर बेलाया एयरबेस पर अटैक किया। इस तरह 3,674 किलोमीटर अंदर ओलेनिया एयरबेस, 2,161 किलोमीटर अंदर इवानोवो एयरबेस और 2,000 किलोमीटर अंदर इवानोवो एयरबेस के अलावा 6,000 किलोमीटर अंदर अमूर एयरबेस पर भी हमला किया। यानी सारे हमले 2,000 किलोमीटर से 6,000 किलोमीटर अंदर हुए रूस की सीमा के। Don't forget, it was not that drones were sent all the way from Ukraine, because it covered 5 time zones in Russia, starting from Siberia. So what they did was that through the surface route, through tracks and otherwise, they were able to send these drones. Obviously it would have taken a long time, days and days. And then, of course, the detonation mechanism worked. The drones attack by Ukraine on Russia, deep inside, Siberia, Irkutsk is around 4,000 kilometers, such far away, is truly an exercise in exceptional military strategy, I would say. So it's the logistics of this exercise which I think is a huge spectacle. And actually, I could even compare it to what Israel did with the pager attacks on Hezbollah. इस हमले से पहले तक यूक्रेन ने रूस में इतनी बड़ी तबाही नहीं मचाई थी। अगर रूस पर यूक्रेन के हमलों की बात करें तो यूक्रेन अब तक काला सागर में रूस के प्रमुख युद्धपोत मोस्कवा को डुबोने, 2022 में कर्च ब्रिज को तबाह करने और उसी साल सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर मिसाइल हमले को बड़ी कामयाबी बताता रहा है। यूक्रेन का यह हमला ये दिखाता है कि अब छोटे और अपेक्षाकृत कम संसाधन वाले देश भी बड़ी सैन्य ताकतों को चुनौती दे सकते हैं, वो भी उनके खुद के इलाके में। तकनीक ने युद्ध को बराबरी के स्तर पर ला दिया है। अब तक युद्ध में आमतौर पर मोर्चे पर फोकस होता था, लेकिन इस तरह का हमला शत्रु के बेस, लॉजिस्टिक्स, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है। ये रणनीति शत्रु की सप्लाई और कमांड सिस्टम को जड़ से कमजोर करती है। रूस जैसी सैन्य ताकतों के लिए यह हमला एक झटका है, क्योंकि ये उनकी एयर डिफेंस प्रणाली और रणनीतिक तैयारियों को नाकाम करता हुआ दिखा। इससे उनकी परंपरागत एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे हमले में यूक्रेन ने बिना किसी पायलट को खतरे में डाले गहरा नुकसान पहुंचाया। इसका मतलब यह है कि अब युद्ध में इंसान की जगह एआई और रोबोटिक सिस्टम को प्राथमिकता मिल रही है। यूक्रेन का यह ड्रोन हमला न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि ये भविष्य के युद्ध की एक झलक भी है। यह हमला ये दिखाता है कि अब युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीति का खेल बन चुका है। ये एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले वर्षों में युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह से बदल सकता है। हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के बीच तो संघर्ष हुआ, उसमें एक बात काफी नोटिस की गई थी। पाकिस्तान ने ड्रोन के झुंड के जरिए हमले किए और भारत ने इसे नाकाम कर दिया। भारत इन हमलों को नाकाम करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने भी ड्रोन पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को दक्षिण एशिया का पहला ड्रोन युद्ध कहा जा सकता है। इसमें दोनों देशों ने ड्रोन हमले किए, लेकिन भारत का अटैक ज्यादा कारगर रहा। डीआरडीओ के रुस्तम 2, तापस और कैट्स वॉरियर ड्रोन रक्षा, निगरानी और युद्ध के लिए बहुत प्रभावी हैं। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर रेंज में 65 ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। 30 किलोवाट का लेजर हथियार और इंद्रजाल डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास हैं। S-400 और आकाश तीर भारत के मजबूत एयर डिफेंस की रीढ़ है। एआई से लैस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम भी बनाया गया है। 2030 तक ड्रोन हब बनाने की नीति पर काम कर रहा है भारत। इसमें डीजीसीए की तरफ से प्रमाणित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण भी होगा, यानी इसे आप युद्ध का ड्रोन काल भी कह सकते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G.
Discover New Horizon.